डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है प्लास्टिड्स को। प्लास्टिड जो हैं वो ऑर्गेनेली हैं जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में ये पाए जाते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं वो प्लांट्स और एल्गी मौजूद है। जिसका मतलब ये है कि प्लास्टिड जो है ये प्लांट और एल्गी के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम देखेंगे कि लफ्ज़ जो प्लास्टिड्स है ये लफ्ज़ कौन सी ज़बान से ओरिजिनेट हुआ है। प्लास्टिड लफ्ज़ जो है ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ है प्लास्टिकोस। अब क्योंकि ये प्लास्टिकोस जो है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मोल्ड है या इसका मतलब जो है वो क्या है मोल्डेड, या इसका मतलब फॉर्म के मायने में आता है। इसके लिए दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है प्लास्टोस। अब प्लास्टोस हो या ये प्लास्टिकोस हो, ये दोनों लफ्ज़ प्लास्टिड के लिए हैं जिसका मतलब फॉर्म या जिसका मतलब ये है कि मोल्डेड जो है ना ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी जो है वो सबसे पहले जो है इसे ऑब्जर्व किया, इसे जो आइडेंटिफाइड किया जिसने वो था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने इसे आइडेंटिफाइड किया क्योंकि प्लास्टिड के बारे में क्या है एक हाइपोथेसिस है जिसे हम कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस कि प्लास्टिड जो है असल में क्या थे, असल में ये बैक्टीरिया थे जो मेन बैक्टीरिया के अंदर क्या हुए इनगल्फ्ड हो गए और वहाँ पर वो सिम्बियोटिकली रहने लगे क्योंकि इनका अपना डीएनए अपना प्रोटीन सब चीज़ें क्या होती हैं इनकी अपनी मौजूद होती हैं और ये अपने सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं, अपनी तादाद को खुद कंट्रोल करते हैं। तो अर्नेस्ट हैकल ने पहली बार इसे जो है वो आइडेंटिफाइड किया, लेकिन जो बेसिकली इसको डिस्कवरी का सेहरा जाता है वो सेहरा जाता है AFW शिम्पर को। शिम्पर वो शख्स था जिसने पहली बार इसे आइडेंटिफाइड किया। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को उसने क्या किया, एलैबोरेट किया, वजाहत की कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और किस तरह होता है। इसीलिए हम इसको डिस्कवरी का जो इसका क्रेडिट है या इसका सेहरा जो है वो हम शिम्पर को देते हैं। अब प्लास्टिड जो है बेसिकली क्या है, ये ऑर्गेनेली है, जैसे हमने पहले बताया ये ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स और एल्गी के अंदर क्या होते हैं ये मौजूद होते हैं, ये प्रोकैरियोट के अंदर मौजूद नहीं होते। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या होते हैं ये पिगमेंटेड होते हैं। इनमें जो पिगमेंट्स पाया जाता है मेजर पिगमेंट जिसके अंदर मौजूद होता है वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ इसमें पाए जाते हैं एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। वो जो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं हम लोग उन पिगमेंट्स को कहते हैं केराटिनॉइड या ज़ैंथोफिल्स। इसका मतलब ये है कि ये वो ऑर्गेनेली हैं जो क्या करते हैं जिनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। वो क्लोरोफिल हो सकता है या वो केराटिनॉइड वगैरह मौजूद हो सकता है। अब इनका बेसिक काम क्या है, इनका जो बेसिक काम है वो पहला काम है मैन्युफैक्चरिंग। They are involved in photosynthesis. They are involved in manufacturing of glucose and other जो है कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं प्रिपेयर करने के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा काम ये होता है कि ये क्या करते हैं ये मटेरियल को स्टोरेज भी करते हैं, तो स्टोरेज करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं साथ साथ ये जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते हैं। अब इनकी पिगमेंटेशन की वजह से, इनकी एजिंग की वजह से, ठीक है, इनके जो है वो लाइफ साइकिल की वजह से हम इन्हें क्या करते हैं मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में या टाइप में से डिवाइड करते हैं। बेसिकली इसकी क्या है जो मेजर टाइप्स मौजूद हैं वो पहली मौजूद है क्रोमोप्लास्ट। वर्ड क्रोमो भी ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। क्रोमो को मतलब होता है कलर्ड, यानी कि ऐसे प्लास्टिड जो कलर्ड हैं अदर देन ग्रीन। अब वो रेड हो सकते हैं, वो येलो हो सकते हैं, वो ऑरेंज हो सकते हैं। इसीलिए ये प्लास्टिड पाए जाते हैं किनके अंदर, फ्रूट्स के अंदर, पेटल्स के अंदर मौजूद होते हैं। और जब ये पेटल्स के अंदर होते हैं तो ये इंसेक्ट्स वगैरह क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं और उसी अट्रैक्शन की वजह से जो है इंसेक्ट इनकी तरफ आते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या करते हैं अहम रोल अदा करते हैं। तो इसका मतलब क्रोमोप्लास्ट हुआ है जो कलर्ड है अदर देन ग्रीन, ठीक है, और ये फ्रूट्स और पेटल्स वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरे जो पाए जाते हैं इन्हें हम नाम देते हैं जेरेंटोप्लास्ट। अभी जेरेंटोप्लास्ट वो प्लास्ट होते हैं जो असल में एजिंग की वजह से बनते हैं। अब एजिंग से मुराद क्या है, एजिंग से मुराद ये है कि हमारे पास कोई पत्ता है जिसकी एज पूरी हो चुकी है, जैसे ऑटम सीजन आने वाला है और उसने फॉल आउट होना है, या क्या है अगर पत्ता कोई गिर गया है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो है वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन प्रोसेस की वजह से क्या होगा प्लास्टिड के अंदर चेंज आएगा, जो चेंज आएगा जो एजिंग आएगी हम लोग उसे नाम देते हैं जेरेंटोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी जो इसकी मौजूद होती है वो होती है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट बेसिकली वो क्या होते हैं प्लास्टिड्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं। अब क्योंकि ये कलरलेस होते हैं तो मोस्टली होते भी क्या है ये अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड होने की वजह से इनका जो बेसिक फंक्शन होता है या मेजर फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस की क्या करते हैं स्टोरेज करते हैं। तो स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस के क्या करते हैं ये अहम रोल अदा करते हैं। अब ये जो लीकोप्लास्ट है इनकी तीन टाइप्स हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज मटेरियल। मटेरियल को स्टोर करने की वजह से इनकी 3 टाइप मौजूद हैं। पहली है जिसे हम नाम देते हैं किसका, अमाइनोप्लास्ट का। अमाइनोप्लास्ट का मतलब ये होता है जो अपने अंदर क्या करते हैं, स्टार्च को जमा करते हैं। वो लिकोप्लास्ट जो स्टार्च को जमा करते हैं, हम लोग उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये अमाइनोप्लास्ट है। दूसरे मौजूद है जिन्हें हम नाम देते हैं कौन सा, प्रोटीनियोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट और दोज प्लास्टिड लिकोप्लास्ट जो क्या करते हैं, अपने अंदर प्रोटीन को जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रोटीनियोप्लास्ट जो है ये मौजूद है। तीसरी इनकी कैटेगरी मौजूद है जिसे हम नाम देते हैं किसका, एलियोप्लास्ट का। एलियोप्लास्ट और दोज प्लास्टिड्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। तो ये लिपिड्स को, फैट को अपने अंदर स्टोर करते हैं। जो फैट को स्टोर करते हैं हम उसे एलियोप्लास्ट का नाम देते हैं। जो स्टार्च को स्टोर करते हैं हम उन्हें अमाइनोप्लास्ट का नाम देते हैं। जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये क्या, ये प्रोटीनोप्लास्ट है। तो ये जो लिकोप्लास्ट है इनकी टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज, तो स्टोरेज के हिसाब से मौजूद है। अब हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लोरोप्लास्ट। तो हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट वो है जो ग्रीन होता है, क्योंकि लफ्ज ये भी ग्रीक है, ये लफ्ज क्लोरस से निकला है और क्लोरस का मतलब क्या होता है, ग्रीन। क्योंकि ये ग्रीन होते हैं, इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए क्या होते हैं, दे अपीयर टू बी ग्रीन, इसलिए इन्हें क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। अब इसकी खासियत ये होती है कि ये स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ओवल शेप होते हैं। या तो क्या होते हैं, ओवल शेप होते हैं, या कुछ हद तक जो है ना ये स्फेरिकल गोल शक्ल में भी मौजूद होते हैं। तो इनकी जो शेप है वो भी वेरी करती है, ओवल टू स्फेरिकल शेप में। दूसरी चीज बात की जाती है इसके साइज की। इसका साइज जो है वो लेंथ के अंदर, फर्ज करो इस तरह, लेंथ के अंदर इसका साइज जो है वो 4 to 5 माइक्रोन आता है। लेकिन जब हम इसके डायमीटर को देखते हैं तो इसका डायमीटर जो है वो आता है 1 to 3 माइक्रोन। इसका मतलब लेंथ में ये 4 to 5 माइक्रोन के हैं और डायमीटर के हिसाब से क्या है, ये डायमीटर के हिसाब से जो है 1 to 3 माइक्रोन के क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है इनका नंबर वो भी क्या करता है, वो भी वेरी करता है। इनका नंबर भी सेल टू सेल क्या करता है, वेरी करता है। जैसे कि हायर प्लांट हम देखते हैं तो हायर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हायर प्लांट्स के अंदर इनका नंबर जो है एक सेल में, विद इन वन सेल, ये 20 से 40 हो सकता है या अप टू 1000 भी हो सकता है। तो इसके जो नंबर हैं, जो इसके नंबर वेरी करते हैं सेल टू सेल, वो भी क्या डिफरेंट है, वो 20 to 40 हो सकता है या वो 1000 तक हो सकता है। अब हम इसका डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम इसका जेन्युइन जो है वो स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि आखिर जो है ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर की जब बात की जाती है तो पहली बात ये है कि ये क्या है, ये डबल लेयर है। ये डबल लेयर है और ये आउटर लेयर है और इसी के अंदर मौजूद है दूसरी लेयर जिसे कहते हैं इनर लेयर। अब इसकी आउटर लेयर इनर लेयर दोनों की दोनों क्या है, वो स्मूथ है। दोनों की दोनों के अंदर क्या है, किसी किस्म की कोई फोल्डिंग वगैरह मौजूद नहीं। फिर इसके अलावा इसके अंदर भरा होता है फ्लूइड। वो सारा फ्लूइड, वो सारा लिक्विड जो इसके अंदर मौजूद होता है, उस लिक्विड को कहा जाता है स्ट्रोमा। इसका मतलब है कि डबल लेयर है, आउटर है, इनर लेयर है, अंदर इनके क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। क्योंकि इनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये मौजूद हैं, ठीक है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। अब स्ट्रोमा की खासियत ये है कि इसके अंदर इसका अपना डीएनए, इनके अपने एंजाइम्स, इसके अपने प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स और राइबोसोम्स वगैरह मौजूद होते हैं। अब ये चीजें इसके अंदर क्या होती है, मौजूद होते हैं। यानी कि स्ट्रोमा के अंदर डीएनए है, इसके अपने एंजाइम्स हैं और प्रोटीन है, राइबोसोम वगैरह मौजूद है। क्यों मौजूद है, क्योंकि इन्होंने फॉलो करना है किसको, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को। यानी कि इन्होंने फॉलो करना है कैल्विन साइकिल को, यानी कि इन्होंने फॉलो करना है किसको, डार्क रिएक्शन को। उसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, कैल्विन साइकिल का नाम भी देते हैं, कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का नाम भी देते हैं। तो स्ट्रोमा जो है इसके अंदर क्या होता है, वो सारा का सारा मौजूद होता है। फिर इस स्ट्रोमा के अंदर जो है बहुत सारे वेसिकल स्टॉक मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर जो बहुत सारे इंटरकनेक्टेड वेसिकल स्टॉक मौजूद होते हैं, ये जो वेसिकल स्टॉक है इन्हें एक को नाम दिया जाता है ग्रेनम का। जो एक मौजूद है उसे नाम दिया जाता है ग्रेनम का। लेकिन क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रेनम मौजूद होते हैं, तो हम उन्हें कलेक्टिवली कहते हैं कि ग्रेना। इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत सारे क्या मौजूद हैं, इसमें बहुत सारे ग्रेना मौजूद है, मेम्ब्रेनस वेसिकल स्टॉक जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं।
अब जब हम इस ग्रेनम को देखते हैं तो हर ग्रेनम कॉइन लाइक राउंड शक्ल का या जो है क्या होता है इलेक्ट्रिकल शक्ल का क्या होता है छोटे छोटे वेजिकल से मिलकर बना होता है। अब ये जो वेजिकल मौजूद होता है इसे कहते हैं थैलाकॉइड। इसका मतलब है कि थैलाकॉइड जो है एक कॉइन लाइक सिक्का नुमा क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर की खासियत ये होती है कि वो क्या होता है वो राउंड भी होता है इलेप्टिकल भी होता है, और जब वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं ढेर की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या बन गए, ये ग्रेनम बन गए। तो ग्रेनम बेसिकली क्या थैलाकॉइड से बना हुआ है। अब थैलाकॉइड की खासियत ये है कि इसके अंदर मौजूद है कैविटी। अब वो कैविटी जो थैलाकॉइड के अंदर मौजूद है उस कैविटी को नाम दिया जाता है ल्यूमन, और यही वो कैविटी है ल्यूमन जहां पर क्या होता है क्लोरोफिल जो है ये मौजूद होता है। क्लोरोफिल की खासियत ये होती है कि जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है उसकी क्या होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक इज दैट पार्ट विच इज सॉल्युबल इन वाटर लविंग पार्ट को हम क्या कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और दूसरा मौजूद होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक बेसिकली वो पार्ट होता है जो वाटर इनसॉल्युबल होता है। नतीजा ये होता है कि इसकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है क्लोरोफिल जो है ये क्या होता है ये अटैच होता है, इम्बेडेड होता है। अब क्लोरोफिल ल्यूमन के अंदर मौजूद है, इसीलिए जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो प्लास्टिड के क्या होता है प्लास्टिड के अंदर मौजूद जो ग्रेनम होते हैं, ग्रेनम जो जिससे मिलकर बने होते हैं थैलाकॉइड के अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का या लाइट अब्जॉर्प्शन का क्या होता है वो अमल मौजूद होता है। ठीक है, अब दूसरी बात मैंने पहले भी कही कि ये जो हमारे पास थैलाकॉइड है ये इंटरकनेक्टेड है। अब इस इंटरकनेक्टेड होने की वजह से इनमें क्या होता है, इनमें होता ये है कि फर्ज करें कि ये मेरे पास मौजूद है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है फर्ज करें मौजूद है, ये मेम्ब्रेन आपस में इंटर कनेक्टेड है। अब इस इंटर कनेक्टेड की वजह से H आयन हाइड्रोजन आयन या इलेक्ट्रॉन या H आयन जो हमारे पास क्या होता है मौजूद होते हैं, या हमारे पास क्या है वो इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं, या दूसरे जो आयन्स हैं वो क्या होते हैं इस मेम्ब्रेन से क्या होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं। जब वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सारा अमल क्या है, ये सारा अमल है केमी ऑस्मोसिस। तो इसका मतलब ये है कि केमी ऑस्मोसिस का अमल भी जो है वो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही होता है। अब प्लास्टिड्स के अंदर बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली दो काम होते हैं। पहला काम वो होता है, इसका फंक्शन जो होता है वो होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट, जिसे हम लाइट रिएक्शन का नाम भी देते हैं। ये रोशनी को जल्ब करते हैं, रोशनी को इसलिए जल्ब करते हैं ताकि क्या होता है कि एक अमल होता है जिसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस। क्योंकि सारा कुछ जो है वो H आयन और इलेक्ट्रॉन की वजह से होना है, तो एक अमल होता है जिसे कहते हैं फोटोलाइसिस, द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। पानी टूटेगा, इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे, H आयन बनेंगे, यही H आयन जो है वो क्या करेंगे कि क्या करेंगे एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में जाएंगे, केमी ऑस्मोसिस करेंगे। तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन जिसमें पानी को तोड़ने के लिए लाइट की जरूरत होती है वो असल में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, उसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं या उसे हम लाइट रिएक्शन का नाम भी दे देते हैं। तो पहला स्टेप इसका होता है लाइट रिएक्शन जिसमें फोटोलाइसिस होती है। अब दूसरा काम जो मौजूद होता है इसके अंदर वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अब कार्बन डाइऑक्साइड ने कन्वर्ट होना है ग्लूकोज के अंदर, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होनी है उसकी रिडक्शन होनी है, ग्लूकोज बनना है, उससे फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट बननी है। तो नतीजा ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के अंदर इसके बनने के लिए किसी किस्म की क्या होता है नो लाइट इज रिक्वायर्ड, इसमें लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्या होगा इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होगा, लाइट की मौजूदगी में भी होता है लेकिन इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम इसे नाम देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का नाम देते हैं, या उसे दूसरे लफ्जों में कहा जाता है कैल्विन साइकिल का, या जो है वो उसे फिर हम कहते हैं कि ये क्या है ये डार्क रिएक्शन मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में चेंज होना, नो नीड ऑफ लाइट,
बट इसके बाद क्या होता है, वाटर का बनना टूटना और वाटर के टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन का खारिज होना, उसके एनर्जी चाहिए होती है। ये दोनों के दोनों काम जो हैं ये असल में किसमें होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो असल में होते हैं थैलाकॉइड के अंदर, और जब थैलाकॉइड आपस में मिलते हैं तो ग्रेनम बनता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जो है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है।